नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम वनस्पति विज्ञान का इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर एक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। तो आज की इस वीडियो में पहले हम अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो जीव विज्ञान है इसे दो शाखाओं में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। नाम याद रखिएगा, जूलॉजी के जनक हैं अरस्तु और बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जो थियोफ्रेस्टस हैं इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, इसीलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें इन्होंने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, इसीलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जो अरस्तु हैं इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसमें इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जो कैरोलस लिनियस है ना, जिन्हें कार्ल्स लिनियस भी कहा जाता है, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है सिस्टमा नेचरे। तो सिस्टमा नेचरे में इन्होंने क्या किया, सभी जीवधारियों को दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला है पादप जगत प्लांट किंगडम, दूसरा भाग है जंतु जगत एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम के बारे में पहले ही हमने पढ़ लिया है, जिसमें मैंने आपको पिक्चर की सहायता से बहुत ही ईजी वे से जंतु जगत पढ़ाया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। तो आज हम पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं पादप जगत के बारे में। तो जो प्लांट किंगडम है ना, इसे दो भागों में बांटा गया है। इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर पहले आप समझ लीजिए कि जो पादप जगत है, प्लांट किंगडम है, इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अपुष्पोद्भिद, इंग्लिश में कहते हैं क्रिप्टोगेमी, इसे क्रिप्टोगेमस भी कहते हैं, क्रिप्टोगेमी। और दूसरा भाग है पुष्पोद्भिद, इंग्लिश में कहते हैं फैंड्रोगेमी या फैंड्रोगेमस। तो नाम से आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है, पर बहुत ही आसान है। पहला नाम क्या है? अपुष्पोद्भिद। इसमें क्या है? अपुष्प। तो ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते। तो अपुष्पोद्भिद यानी कि क्रिप्टोगेमी में ऐसे पौधे आते हैं जिनमें ना तो पुष्प पाए जाते हैं और ना ही बीज पाए जाते हैं, यानी कि फ्लावर और सीड दोनों ही इसमें नहीं पाए जाते। और दूसरी जो कैटेगरी है पुष्पोद्भिद, इसमें जो पौधे आते हैं उनमें पुष्प और बीज दोनों पाए जाते हैं। तो पहले पादप जगत को दो भागों में बांटा गया, क्रिप्टोगेमी और फैंड्रोगेमी। तो जो क्रिप्टोगेमी है इसमें 3 संघ शामिल हैं। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा संघ है ब्रायोफाइटा। इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि जो क्रिप्टोगेमी है इसमें 3 संघ शामिल हैं, यानी कि 3 संघ मिलकर क्रिप्टोगेमी बनाते हैं। क्योंकि इन तीनों संघ के पौधों में बीज और फूल नहीं पाए जाते, इसीलिए इन्हें अपुष्पोद्भिद में रखा गया है। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीनों संघ किस में आते हैं? तो क्रिप्टोगेमी में आते हैं। और जो थैलोफाइटा है इसमें क्या क्या शामिल है? तो शैवाल, कवक और लाइकेन, ये थैलोफाइटा में शामिल हैं। उसके बाद है फैंड्रोगेमी। तो फैंड्रोगेमी में 2 संघ आते हैं। पहला है नग्न बीजी, जिसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और दूसरा है आवृत बीजी, जिसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। और एंजियोस्पर्म में एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधों को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार पूरे पादप जगत को बांटा गया है। अब एक एक करके इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं।
तो शुरुआत हम करते हैं इसके पहले भाग से, क्रिप्टोगैमी यानी कि अपुष्पोद्भिद। तो इसमें कौन से पौधे आते हैं? तो ऐसे पादप जिनके अंदर ना ही बीज पाए जाते हैं और ना ही पुष्प पाए जाते हैं, उन्हें अपुष्पोद्भिद यानी कि क्रिप्टोगैमी पादप कहते हैं। तो इन्हें निम्न समूह में बांटा गया है। तो पहले है यानी कि पुष्पोद्भिद में कौन कौन से समूह शामिल हैं? तो 3 समूह शामिल हैं। पहला समूह है थैलोफाइटा। तो यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है और इस समूह के पौधों में जड़, तना एवं पत्ते आदि में विभक्त नहीं होते, यानी कि जड़, तने और पत्ते इसमें नहीं पाए जाते और इसमें संवहन उत्तक वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता। तो संवहन उत्तक क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। तो पादपों में 2 प्रकार के संवहन उत्तक होते हैं। पहला उत्तक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो इनका काम क्या है? तो जाइलम का काम क्या है? तो जाइलम उत्तक जड़ों से जल और घुले हुए खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। तो जाइलम क्या करता है? जो जड़ों में पानी होता है और घुले हुए खनिज लवण होते हैं, उनको ये क्या करता है? जड़ों से ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। और जो फ्लोएम है, इसका काम क्या है? तो फ्लोएम उत्तक पत्तियों में तैयार भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। तो जो भोजन पत्तियों में तैयार होता है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक यानी कि पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। तो जाइलम और फ्लोएम इन दोनों को मिलाकर कहते हैं संवहन उत्तक। तो जो जाइलम है, ये क्या करता है? जड़ों से जल और घुले हुए खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है और जो फ्लोएम है, ये पत्तियों में तैयार हुए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो जो थैलोफाइटा समूह है, इसमें जो भी पौधे आते हैं ना, उनमें ना तो बीज पाए जाते हैं, ना पुष्प पाए जाते हैं और ना ही जड़, तने और पत्ते देखने को मिलते हैं और इनमें संवहनी उत्तक का भी अभाव होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम का भी अभाव होता है। तो जो थैलोफाइटा समूह है, इसके उदाहरण क्या हैं? तो शैवाल, कवक और लाइकेन इसके उदाहरण हैं। तो पहला उदाहरण देखते हैं शैवाल। तो शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है और शैवाल में भी संवहन तंत्र अनुपस्थित होता है, यानी कि इसमें भी जाइलम तथा फ्लोएम की अनुपस्थिति होती है, पर इसमें हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है। तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। तो कोशिका वाली वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, ये सेलुलोज से बनी होती है। तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है, ये सेलुलोज से बनी होती है और शैवाल स्वपोषी होते हैं, यानी कि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्योंकि ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो ये स्वपोषी होते हैं। तो जो शैवाल है यानी कि एल्गी है, ये जलीय पादप होते हैं तथा ये समुद्री तथा साधारण दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। और जो शैवाल होती है, ये स्लोथ बियर यानी कि आलसी भालू पर भी पाई जाती है। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि शैवाल किस जानवर पर पाई जाती है? तो ये आलसी भालू यानी कि स्लोथ बियर पर भी पाई जाती है। ये इतना आलसी है कि इसके शरीर पर शैवाल जम जाती है। तो शैवाल किसके शरीर पर पाई जाती है? आलसी भालू के शरीर पर पाई जाती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि शैवालों का उपयोग क्या है। तो जो शैवाल है, एल्गी है, ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और भोजन के रूप में ये प्रोटीन युक्त होते हैं, यानी कि इनमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त शैवाल कौन सी है? तो क्लोरेला, ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त शैवाल है। तो क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकती है। तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, वो भी क्लोरेला शैवाल का उपयोग करते हैं भोजन के रूप में, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और क्लोरेला के साथ एक और शैवाल है, इसका नाम है स्पाइरुलिना। इसका उपयोग भी अंतरिक्ष यात्री करते हैं, पर ज़्यादा प्रचुर मात्रा में क्लोरेला शैवाल में ही प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद हम शैवालों के प्रकार देख लेते हैं। तो शैवाल 4 प्रकार के होते हैं: हरे शैवाल, लाल शैवाल, भूरे शैवाल
और नील हरे शैवाल। तो एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है? तो एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि किस पिगमेंट के कारण, यानी कि किस रंग वर्णक के कारण हरे शैवाल का रंग हरा होता है या लाल शैवाल का रंग लाल होता है। तो उस पिगमेंट का नाम आपको याद होना चाहिए। तो जो हरे शैवाल हैं, इनका रंग वर्णक, यानी कि इनमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण हरे शैवाल का रंग हरा होता है। उसके बाद है लाल शैवाल। तो लाल शैवाल में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो फाइकोइरिथ्रिन के कारण लाल शैवाल का रंग लाल होता है। उसके बाद है भूरा शैवाल। तो भूरे शैवाल का पिगमेंट कौन सा है? फ्यूकोजेनेथिन के कारण ही भूरे शैवाल का रंग भूरा होता है। उसके बाद है नील हरित शैवाल। तो नील हरित शैवाल का रंग किसके कारण नीला और हरा होता है? तो इसका पिगमेंट है फाइकोसाइनिन। इंपॉर्टेंट है, कौन सा पिगमेंट है? फाइकोसाइनिन के कारण ही नील हरित शैवाल का रंग नीला हरा होता है। तो ये 4 प्रकार के शैवाल हैं और इनके 4 पिगमेंट हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो उसके बाद आगे हम थैलोफाइटा का दूसरा उदाहरण देखते हैं, कवक यानी कि फंजाई। तो कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवक की स्टडी को माइकोलॉजी कहा जाता है, शैवाल की स्टडी को फाइकोलॉजी कहा जाता है और कवक की स्टडी को माइकोलॉजी कहा जाता है। तो जो मशरूम होता है ना, वो भी एक कवक है। तो जो कवक है, इसमें जो भोजन संचित होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है और इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और सैक्रोमाइसिस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे हम थैलोफाइटा का तीसरा उदाहरण देखते हैं, लाइकेन। तो लाइकेन यह कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनी होती है। यानी जो लाइकेन है ना, यह कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती है और इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। तो जो कवक है ये जल, खनिज लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है और जो शैवाल है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके कवक को देता है। तो इस प्रकार ये दोनों मिलकर रहते हैं। तो दोनों के मिलकर बनने से, यानी कि कवक तथा शैवाल दोनों के मिलने से क्या बनता है? लाइकेन बनता है। तो कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हैलोटिज्म कहा जाता है। तो जो लाइकेन है ये वायु प्रदूषक के संकेतक होते हैं, क्योंकि जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते। तो इससे हमें वायु प्रदूषण के बारे में पता चलता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि वायु प्रदूषक के संकेतक कौन है? तो जो लाइकेन है ये वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, क्योंकि जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते। तो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोटिकोल्स कहते हैं तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। तो जो लाइकेन पेड़ों की छाल पर उगती है उसे कोटिकोल्स कहते हैं और जो लाइकेन चट्टानों पर उगती है उसे सेक्सिकोल्स कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। तो प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो जो लिटमस पेपर होता है ना, लिटमस पेपर आपको पता होगा कि लिटमस पेपर का प्रयोग किसी पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो जो लिटमस पेपर होता है ना, ये भी रोसेला नामक लाइकेन से ही प्राप्त किया जाता है। और लोबेरिया, इरवेनिया, रेमेनिला आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। और परमेलिया सेक्सटिलिस नामक लाइकेन का उपयोग मिर्गी की दवा बनाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, परमेलिया सेक्सटिलिस नामक लाइकेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मिर्गी की दवा बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमने थैलोफाइटा के बारे में पढ़ लिया। अब हम ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रायोफाइटा सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है और इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियाँ सम्मिलित की जाती हैं। तो इसमें संवहन उत्तक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णता अभाव होता है। तो ब्रायोफाइटा आप पुष्पोद्भिद के अंतर्गत आते हैं, यानी कि क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए इनमें बीज और पुष्प ये दोनों तो नहीं पाए जाते और इनमें जड़, तने तथा पत्ते अविकसित रूप में पाए जाते हैं, यानी कि इनका भी पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ। जड़,
तने और पत्ते पाए जाते हैं और संवहन ऊतक का यानी कि जाइलम और फ्लोएम का इसमें अभाव होता है। तो जो ब्रायोफाइटा है ना, इसे उभयचरी पादप भी कहते हैं क्योंकि यह पादप जल तथा पानी दोनों पर उग सकते हैं, इसीलिए इसे वनस्पति जगत का उभयचर भी कहा जाता है। तो उदाहरण याद रखिएगा। तो ब्रायोफाइटा के उदाहरण कौन से हैं? तो ये दो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है मोसस यानी कि मोस, जिसे हम आम भाषा में काई कह देते हैं। तो जो नमी युक्त जगह होती है वहाँ पर अक्सर आप देखते हैं कि काई जम जाती है, तो उसी को मोसस कहा जाता है। और दूसरा उदाहरण है हॉर्नवर्ट, जिसे इंग्लिश में लीवरवर्ट्स कहते हैं। तो लीवरवर्ट्स और मोसस किसके उदाहरण हैं? तो ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं। तो हमने पीछे पढ़ा कि जो ब्रायोफाइटा हैं इसमें जड़, तने और पत्ते अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। तो ब्रायोफाइटा में जो पौधे होते हैं इनमें राइजोड, जिसे झूठी जड़ें कहा जाता है, इसके द्वारा ये मिट्टी से जुड़े होते हैं। तो ब्रायोफाइटा में जो अविकसित जड़ें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें राइजोड कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो जो स्फेग्नम नामक मोस होती है, यह क्या करती है? अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखती है। इसीलिए जो माली होते हैं ना, इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि जो स्फेग्नम होती है ये अपने भार से 18 गुना अधिक पानी सोख लेती है। और स्फेग्नम मोस का प्रयोग एंटीसेप्टिक यानी कि कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। उसके बाद अगला समूह है टेरिडोफाइटा। तो इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं और ये क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत आते हैं। तो बीज और पुष्प इनमें नहीं पाए जाते, लेकिन इनमें जड़, तने और पत्ते ये पाए जाते हैं। और संवहन ऊतक यानी कि जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक इसमें पाया जाता है। तो इसके उदाहरण क्या हैं? तो टेरिडोफाइटा के 3 उदाहरण आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला उदाहरण है फर्न, दूसरा है हॉर्सटेल और तीसरा उदाहरण है लाइकोफाइट्स। तो ये तीनों पौधे किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमने पादप जगत का पहला भाग क्रिप्टोगैमी के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसका दूसरा भाग फेंड्रोगैमी यानी कि पुष्पोद्भिद के बारे में पढ़ते हैं। तो इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं और इस समूह के सभी पौधों में फूल, फल तथा बीज होते हैं। और इस समूह के पौधों को 2 उपसमूहों में बांट सकते हैं। पहला समूह है नग्नबीजी और दूसरा है आवृतबीजी। तो नग्नबीजी समूह के अंतर्गत जो पौधे आते हैं ना, उनमें जो बीज होते हैं उन पर कोई आवरण नहीं होता, वो नग्न होते हैं, इसीलिए से नग्नबीजी कहते हैं। और जो आवृतबीजी है, इनमें जो पौधे आते हैं उनके ऊपर एक आवरण होता है, जैसे पपीते के बीज अंदर होते हैं ना। तो आवृतबीजी के अंतर्गत ऐसे फल आते हैं जिनके बीज फल के अंदर होते हैं, जैसे सेब, पपीता, ये आवृतबीजी के उदाहरण हैं। और जो नग्नबीजी है, इसके जो बीज होते हैं ये बाहर की ओर होते हैं, इन पर कोई कवच नहीं होता। और इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि जो जिम्नोस्पर्म में पौधे आते हैं उनमें बीज तो होते हैं पर फूल नहीं होते। पर अभी तो हमने ये पढ़ा कि जो फेंड्रोगेमी के अंतर्गत आते हैं उनमें फूल और बीज दोनों पाए जाते हैं। पर याद रखिएगा ऐसा नहीं है, बीजों के आधार पर इन्हें बांटा गया है, यानी कि जिनमें बीज पाए जाते हैं उन्हें फेंड्रोगेमी के अंतर्गत रखा जाता है और जिनमें बीज नहीं पाए जाते उन्हें क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत रखा गया है। और जो फेंड्रोगेमी है इसमें 2 समूह शामिल है, नग्नबीजी और आवृतबीजी। तो दोनों में बीज तो पाए जाते हैं पर जो फूल है वो नग्नबीजी में नहीं पाया जाता, पर आवृतबीजी में फूल और बीज दोनों पाए जाते हैं, इसीलिए से पुष्पोद्भिद के अंतर्गत रखा गया है। तो पहले देखते हैं नग्नबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म। तो इसे नग्नबीजी भी कहते हैं और अनावृतबीजी भी कहते हैं, क्योंकि इनके बीजों के ऊपर कोई आवरण नहीं होता, इसीलिए से अनावृतबीजी या नग्नबीजी कहते हैं। और ये पौधे बहुवर्षीय और लंबे होते हैं और इनकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं और ये मरुद्भिद होते हैं, यानी कि जैरोफाइटिक होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। तो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आने वाले जो पौधे होते हैं
वो जैरोफाइटिक होते हैं। तो जैरोफाइटिक का मतलब क्या होता है कि वो पौधे जो कि काफ़ी कम पानी में सर्वाइव कर जाते हैं उन्हें जैरोफाइटिक कहा जाता है। जिनके विकास में काफ़ी कम पानी लगता है उन्हें जैरोफाइटिक कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत जो पौधे आते हैं उन्हें मरुद्भिद या जैरोफाइटिक कहते हैं। तो नग्नबीजी का सबसे ऊंचा पौधा कौन सा होता है? तो सिकोया सेम्परविरेंस ये जिम्नोस्पर्म का सबसे ऊंचा पौधा होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 120 मीटर होती है और इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। और जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आने वाला सबसे छोटा पौधा कौन सा होता है? तो जैमिया पिग्मिया ये इसके अंतर्गत आने वाला सबसे छोटा पौधा होता है। तो जिम्नोस्पर्म के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो 3 उदाहरण आपको याद रखने हैं। पहला है साइकस, दूसरा है सिकोया और तीसरा उदाहरण है चीड़ का पेड़। तो तीनों नग्नबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जो नग्नबीजी पौधे होते हैं इनका आर्थिक महत्व क्या है, यानी कि इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला है भोजन के रूप में इन्हें उपयोग किया जाता है। तो साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। तो जो साबूदाना होता है ना, ज़्यादातर व्रत में खाया जाता है। तो साबूदाना किससे बनता है? तो जो साइकस पेड़ है जो कि नग्नबीजी समूह के अंतर्गत आता है, इसी से साबूदाना निकाला जाता है। इसीलिए साइकस को सागोपाम भी कहते हैं। उसके बाद दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस है कि इससे हमें फर्नीचर के लिए लकड़ी मिलती है। तो चीड़, सिकोया, देवदार, सप्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। और तीसरी इसकी इम्पोर्टेंस है वाष्पीय तेल। तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल और देवदार की लकड़ी से सैड्रस तेल मिलता है। उसके बाद है टेनिन। तो टेनिन से क्या मिलता है? तो चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम आता है टेनिन। उसके बाद है रेजिन। तो रेजिन क्या है? तो कुछ शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश और पेंट आदि बनाने में होता है। तो ये हमने पढ़ा कि जो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत पौधे आते हैं उनका फ़ायदा क्या है, उनका आर्थिक महत्व क्या है। उसके बाद आगे हम दूसरे समूह आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो इस उपसमूह के पौधों में जो बीज होते हैं ये फलों के अंदर होते हैं और इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। और इस उपसमूह के पौधों के बीज में बीज पत्र होते हैं और बीज पत्रों की संख्या के आधार पर जो आवृतबीजी होता है इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है जिसमें एक बीजपत्री पौधे आते हैं और दूसरा वर्ग है जिसमें द्विबीजपत्री पौधे आते हैं। तो एक बीजपत्री पौधे उन पौधों को कहा जाता है जिनके बीज में केवल एक बीजपत्र होता है और द्विबीजपत्री पौधे उनको कहा जाता है जिनके पौधों के बीजों में 2 पत्र होते हैं। तो इस स्लाइड से आपको एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधों में जो अंतर है ये स्पष्ट हो जाएगा। तो एक बीजपत्री पौधे को इंग्लिश में मोनोकोट्स कहते हैं और द्विबीजपत्री पौधे को इंग्लिश में डाइकोट्स कहते हैं। तो जो एक बीजपत्री पौधा होता है मैंने आपको बताया कि उसके बीज में एक पत्र होता है और जो द्विबीजपत्री पौधा होता है उसके बीज में 2 पत्र होते हैं। तो जब हम जो बीज होता है इसे भूमि में डालते हैं तो पौधा निकलता है। तो जो बीज है वही आगे चलकर पौधा बनता है। तो बीज को भी पोषण यानी कि न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो बीज को पोषण कौन देता है? तो कोटलेडन देता है। तो जिस बीज में एक कोटलेडन होता है उसे एक बीजपत्र वाला पौधा कहते हैं। तो कोटलेडन को ही बीजपत्र कहा जाता है और जिस बीज में 2 कोटलेडन होते हैं उसे द्विबीजपत्री वाला पौधा कहा जाता है। और जो एक बीजपत्री वाले पौधे होते हैं इनकी जो जड़ें होती हैं वो फाइबर तंतु की होती हैं और आप देख रहे हैं अलग अलग शाखाओं में ये बटी होती हैं। और जो डाइकोट्स यानी कि द्विबीजपत्री वाले पौधे होते हैं इनकी जो जड़ें होती हैं वो मूसला जड़ें होती हैं जैसा आप देख रहे हैं। और जो एक बीजपत्री वाले पौधे होते हैं इसमें जो संवहन ऊतक होता है यानी कि जाइलम और फ्लोएम की प्रक्रिया होती है। तो आप देख रहे हैं जो एक बीजपत्री वाले पौधे हैं इनमें जो डक्ट यानी कि जो नलिकाएं हैं वो स्कैटर्ड हैं जहाँ से जाइलम और फ्लोएम की प्रक्रिया होगी। परंतु द्विबीजपत्री वाले पौधों में ये जो ऊतक हैं ये रिंग्ड हैं। आप देख रहे हैं गोल गोल रिंग की तरह
इसमें ये संवहन उत्तक पाए जाते हैं और इनके पत्तों में भी फर्क होता है। जो एक बीजपत्री वाले पौधे होते हैं उनके जो आप पत्ते देखेंगे वो एक प्रकार से नोकीले होते हैं, लेकिन जो द्विबीजपत्री वाले पौधे होते हैं उसका एक ही पत्ता कई शाखाओं में बटा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो एक बीजपत्री वाले पौधे होते हैं इनमें जो फूल उगते हैं वो 3 के मल्टीपल होते हैं, यानी कि जो फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं ना वो 3 के मल्टीपल होती हैं, या तो 3 होंगी नहीं तो 6, 9, यानी कि 3 की मल्टीपल होंगी। परंतु जो द्विबीजपत्री वाले पौधे होते हैं इनमें जो फूल उगते हैं उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो 4 या 5 की मल्टीपल होती हैं। तो आगे अब हम एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे के जो उदाहरण होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने वही कवर किए हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, परंतु जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर रिपीट होते हैं मैंने उन्हें कवर किया है। तो पहले देखते हैं एक बीजपत्री पौधों के उदाहरण। तो गेहूँ, मक्का, चावल, ज्वार, यानी कि जो अनाज है ना ये एक बीजपत्री पौधों में आता है। जैसे गेहूँ तो कई बार पूछा गया है कि गेहूँ किसके अंतर्गत आता है, तो ये एक बीजपत्री पौधों के अंतर्गत आता है। तो गेहूँ, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, बांस, गन्ना ये एक बीजपत्री पौधों के उदाहरण हैं। और इसी के साथ ये भी याद रखिएगा कि लहसुन, प्याज और सुपारी ये भी एक बीजपत्री पौधों के उदाहरण हैं। उसके बाद देखते हैं द्विबीजपत्री पौधों के उदाहरण। तो पहले है सरसों और सूरजमुखी। तो कई बार पूछा गया है, तो सूरजमुखी के बारे में तो कई बार पूछा गया है। तो सरसों, सूरजमुखी, मूली, शलगम, सेब, संतरा और नींबू ये सभी उदाहरण आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पुष्पी पादपों को रखा गया है, यानी कि जिन पादपों में फूल निकलते हैं उन्हें किसके अंतर्गत रखा गया है। तो पुष्पी पादपों को फेंड्रोगेमस या फेंड्रोगेमी के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि लिटमस किसमें से निकाला जाता है। तो आपको बताना है कि लिटमस किसमें से निकाला जाता है, हल्दी से, सिनकोना की छाल से, लाइकेन से या मशरूम से। तो जो लिटमस है ये लाइकेन से निकाला जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है। तो किससे हमें प्रदूषण के बारे में पता चलता है, शैवाल, कवक, लाइकेन या फर्न। तो इसका सही जवाब है लाइकेन। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा का उदाहरण नहीं है, शैवाल, कवक, लाइकेन या फर्न। तो आपको बताना है कि कौन सा थैलोफाइटा का उदाहरण नहीं है। तो फर्न थैलोफाइटा का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल प्रोटीन से भरपूर होता है और अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा भोजन के पूरक के रूप में इसे उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है स्पाइरुलाइना, ऑप्शन बी है स्पायरोगोरा, सी है क्लोरेला और ऑप्शन डी है फ्यूनेरिया। तो मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरेला शैवाल है इसमें जो प्रोटीन है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री हैं ये क्लोरेला और स्पाइरुलाइना शैवाल का उपयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि ए और सी। तो अगला प्रश्न है कि लाइकेन के बीच सहजीवी संबंध होता है। तो जो लाइकेन है ये किससे मिलकर बना है, शैवाल और बैक्टीरिया से, शैवाल और कवक से। तो इसका सही जवाब क्या है कि शैवाल और कवक से मिलकर लाइकेन बनता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है। तो जो फ्लोएम उत्तक है इसका पौधों में क्या कार्य है। तो ये क्या करता है, पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में भोजन का परिवहन करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। जो जाइलम उत्तक है वो क्या करता है, जड़ों से जो पानी है वो पौधों के पत्तों तक पहुंचाता है, पर जो फ्लोएम उत्तक है ये क्या करता है कि पत्तियों से जो भोजन है ये पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है।
तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा समूह को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि साइकस निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? तो आपको बताना है कि साइकस किस संघ का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा जिम्नोस्पर्म यानी कि नग्नबीजी समूह का उदाहरण है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि डैश एक बीजी पत्री पौधा है। तो आपको बताना है कि एक बीजी पत्री पौधा कौन सा है? गाजर, डेजी, लहसुन या गुलाब। तो इसका सही जवाब होगा लहसुन, ऑप्शन सी। तो लहसुन एक बीजी पत्री पौधे का उदाहरण है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि डैश एक द्विबीजपत्री पौधा है। तो आपको बताना है कि कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? गेहूँ, सूरजमुखी, चावल या बांस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जो सूरजमुखी का पौधा है ये द्विबीजपत्री पौधा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।